हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो कि आने वाले रेलवे के जो एग्जाम्स होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम जो कि आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। और साथ में ही आपका क्या है कि लोको पायलट का एग्ज़ाम, ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो आने वाली हैं उनमें भी ये एग्ज़ाम का ये क्लास का आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके रिपीट करके रेलवे में पूछी जाती हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित बल है। ठीक है, इनमें से पहचान करनी है कि असंरचित बल का कौन सा उदाहरण है। ए ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का बल, बी है श्यानता का बल, सी है अंतर परमाणु बल और डी है स्थिर विद्युत का बल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो असंरचित बल के बारे में पूछा गया है, तो ये श्यानता का बल जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी के तीन जो है गुरुत्वाकर्षण का बल, अंतर परमाणु बल और स्थिर विद्युत बल, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे संरचित बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संरचित बल में आपका क्वेश्चन बनाया जाए और इनमें से एक ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए रहे तो आपको कुछ इस प्रकार से याद रखने होंगे। गुरुत्वाकर्षण का बल, अंतर परमाणु बल, स्थिर विद्युत बल, ये सब आपका संरचित बल के अंतर्गत आते हैं। असंरचित बल में आपका श्यानता का बल आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है एटम बम की खोज किसने की थी। ठीक है, तो एटम बम के जो खोज करने वाले पर्सन है उनका नाम बताना है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऑटो हन, बी है आपका क्या अल्बर्ट आइंस्टीन, सी है कैपलर और डी है रदरफोर्ड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो एटम बम की खोज करने वाले जो इंसान है वो आपके ऑटो हन है। ठीक है, ऑटो हन ने एटम बम की खोज किया हुआ है। ठीक है, ये नाम याद रखना है, ऑटो हन के द्वारा एटम बम की खोज की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कण द्वारा चले गए मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक है, जो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, तो कोई पार्टिकल के द्वारा जो चली गई मार्ग होता है, ठीक है, चली गई जो पाथ होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसे निर्धारित होती है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि त्वरण से, बी है आपका वेग से, सी है विस्थापन से और डी है उपयुक्त किसी से नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त किसी से नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा, क्योंकि कोई भी कण है, ठीक है, वो जिगजैग पाथ में आपका रैंडम मोशन करता है, कोई उसका फिक्स पाथ नहीं होता है, कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से ना ही हम त्वरण के माध्यम से, ना ही वेग के माध्यम से, ना ही विस्थापन के माध्यम से उसकी प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वायुमंडल दाब को नापने वाला यंत्र है। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बैरोमीटर, बी है आपका पेरिस्कोप, सी है हाइड्रोमीटर और डी है थर्मामीटर। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर है कमेंट सेक्शन में हमें आंसर करके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को मापने के बात करें तो वायुमंडलीय दाब को हम जो मापते हैं उसके लिए बैरोमीटर का यूज किया हैं। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर को हम टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर आपका जो होता है वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टाइप के जो है कि एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम में आपका पूछे हुए क्वेश्चन है, लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उनके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके उनमें आपके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जा करके उन सबको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और उन सब में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है फिटकिरी, बी है हीरा, सी है आपका टेरिलियम और डी है पुखराज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे सबसे अधिक जो कठोर होता है वो आपका हीरा होता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना गया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कि इसके टूल्स बनाए जाते हैं वो आपका डीप बोरवेल्स के लिए आपका हो जाए, या माइनिंग्स में आपका की जाती है, पेट्रोलियम निकालने के लिए जो बोरवेल्स बनाई जाती हैं उनमें आपका इसका
इसके टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट होता है, इसलिए दूसरे टूल्स को काटने में, दूसरे भी किसी भी सब्सटेंस को काटने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो और इसका ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने में भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके विभिन्न प्रयोग हैं इसका हार्ड प्रॉपर्टी होने के कारण, कठोर होने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हीरा इसके साथ में आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है निल्स बोर, बी है आपका जे.एल. बेयर्ड, और सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और डी है ग्राहम बेल। कौन से हैं व्यक्ति जो कि टेलीविज़न का आविष्कार किए हैं, ठीक है। तो ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल ने टेलीविज़न नहीं, आपका टेलीफोन का आविष्कार किया हुआ है। ग्राहम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ग्राहम बेल जब टेलीफोन के बारे में पूछे तो ग्राहम बेल बताएंगे, और जब टेलीविज़न की बात पूछे, ठीक है, टेलीविज़न के आविष्कार करने वाले व्यक्ति का, तो आप जे.एल. बेयर्ड का नाम बताएंगे, ठीक है। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया हुआ है, ठीक है। कब किया हुआ था? तो 1925 में। जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम होता है, जे.एल. बेयर्ड हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। जॉन लोगी बेयर्ड होते हैं ये, ठीक है। 1925 में टेलीविज़न का आविष्कार किया इन्होंने, ठीक है। वही आपका टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो आपका ग्राहम बेल हैं, इनका पूरा नाम जो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ठीक है। और इन्होंने टेलीफोन का आपका आविष्कार करने के बाद जो पेटेंट राइट रखा था, पेटेंट करवाया था, वो मार्च 7 1876 में इन्होंने करवाया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ में जो आंसर जाने वाला है टेलीविज़न के आविष्कारक का, वो आपका ऑप्शन नंबर बी जे.एल. बेयर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तुरंत से इंस्टेंट एनर्जी मिलना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो खिलाड़ी होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, कौन सा ऐसा सब्सटेंस को खाते हैं, ठीक है। तो वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी है आपका विटामिन सी, सी है आपका नमक, और डी है दूध। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा? तो जो खिलाड़ी होते हैं जब वो थकावट महसूस करते हैं तो सुक्रोज का यूज करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज या सुक्रोज आपका ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन सही करना है, ठीक है, ग्लूकोज या सुक्रोज, ठीक है। तो ग्लूकोज या सुक्रोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तत्काल शक्ति खिलाड़ी को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो होते हैं कि वो शक्तिपूर्ण महसूस करते हैं और वो खेलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज जो होता है जब हम खाना जो खाते हैं, खाने के बाद में वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो टूटते हैं सिंपल ग्लूकोज में, ठीक है, और सुक्रोज में, ठीक है। तो वही सुक्रोज जो होता है फाइनली हमारा ब्लड में घुल करके जाता है, और इसी का यूटिलाइज करके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है कि पहले खाना पचता है, जो नॉर्मल खाना हम खाते हैं, खाना पचता है और वो ग्लूकोज और सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, तब जा कर के ये हमारे बॉडी के ब्लड में घुलता है, तब जा कर के एनर्जी के फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, खाना का पचाने का प्रोसेस को हटा करके डायरेक्टली हम इसमें जो पचा हुआ जो मॉलिक्यूल्स होता है सुक्रोज, ठीक है, जो हम बोलेंगे कि ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, ये सिंपल आपका मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको खा लेते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड के स्टेम्स में से घुल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें आपका एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड में घुल जाते हैं, और ये ब्लड में घुल करके सेल्स तक पहुंचते हैं, और कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इनका यूज करके एनर्जी बना करके तुरंत से खिलाड़ी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो याद रखना है ग्लूकोज और सुक्रोज जिसका आपका खिलाड़ी जो है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तत्काल शक्ति के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ठीक है। कोई दूध कितना प्योर है उसकी शुद्धता को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लैक्टोमीटर, बी है आपका मैनोमीटर, सी है पीरोमीटर, और डी है टेकोमीटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो आपका लैक्टोमीटर है, ठीक है। जब भी आपका दूध की शुद्धता की बात करें तो लैक्टोमीटर आप बताएंगे, इस यंत्र की सहायता से हम दूध कितना प्योर है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। और जो पूछा जाए कि दूध में कौन से बैक्टीरिया पाए जाता है, ठीक है, तो बताएंगे आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती हैं वो दूध में पाया जाता है। यही बैक्टीरिया जो है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है कि दूध को आप कुछ टाइम तक आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, और ये बैक्टीरिया जो है
कि दूध को परिवर्तित कर जाती हैं आपका दही में, ठीक है। तो कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और इसकी जो शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मतलब कि नेचुरल तरीके से एक फल पकता है और एक होता है कृत्रिम तरीके से आपका फल पकाया जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम तरीके से अप्राकृतिक रूप से आपका फलों को पकाने के लिए कौन से गैस का हम उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है इथाइलिन, बी है आपका इथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है एसिटिलीन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है? आंसर करेंगे तो हमारा इथाइलिन गैस जो होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। इथाइलिन गैस का उपयोग करके फलों को पकाया जाता है, ठीक है। तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ठीक है। इंसुलिन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इजेक मैन, बी है बैटिंग, सी है डोमाग और डी है एच.जी. खुराना। कौन से यहाँ पे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका इंसुलिन का आविष्कार किया हुआ है? तो बेटिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। इंसुलिन का उपयोग डायबिटीज वाले पर्सन जो होते हैं वो करते हैं। मधुमेह बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं उनको इंसुलिन आपका एक्सटर्नली दिया जाता है, जिससे उनका शुगर का लेवल को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्राकृतिक रबर को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। रबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है कि ऐसा होता है कि उसको खींचेंगे तो टूट जाएगा, वो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, वो ज़्यादा कठोर नहीं होता, ठीक है। तो रबर को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए कौन से सब्सटेंस का हम उपयोग करते हैं, कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पेट्रोल की जेली और बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है गंधक और डी में है स्पंज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा इसके लिए? तो यहाँ पे गंधक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो गंधक मिला करके जो रबड़ होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसमें गंधक मिलाते हैं तो उसमें आपका कठोरता आ जाती है, वो उछालने योग्य बन जाता है, ठीक है, वो थोड़ा टिकाऊ बन जाता है। इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं। याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका गंधक मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि रबड़ को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि लचीला, मजबूत और गर्म व रसायन के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है? तो आप बताएंगे क्या? वल्कनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। वल्कनाइजेशन प्रक्रिया ये प्रोसेस है जिसके तहत हम गंधक मिलाते हैं रबड़ में, जिससे इसका जो है कि रबड़ अधिक मजबूत हो जाता है, लचीला हो जाता है और गर्मी को सहने की क्षमता आ जाती है और किसी भी रासायनिक सब्सटेंस से वो क्या है कि प्रतिरोधकता डेवलप कर लेता है, उसमें रिएक्शंस नहीं होते, वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें गंधक मिला करके ये सब गुण पाते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। गंधक रबड़ अणुओं को आपस में जोड़ करके त्रियामी नेटवर्क बना लेता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ये गंधक, ठीक है। किसके साथ में? तो रबड़ के अणुओं को जोड़ता है और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, जो रबड़ का एक विशेष गुण देता है, जिससे रबड़ में ये जो गुण है, विशेष गुण आ जाते हैं। ये अधिक मजबूत, लचीला, गर्मी और रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता डेवलप कर लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सही जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है, ठीक है। तो बैटरी हम जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। कौन सा यहाँ पे सही आंसर जाएगा इसके लिए? तो ये जो है कि हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 को बैटरी में यूज़ किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। बैटरी बनाने में हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज़ किया जाता है। ये जब आपका चार्ज स्टेट में होगा तो हमारे ये H2+ और SO4 2 आयंस में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये आयंस में डिसोसिएट होने की एबिलिटी होती है, जिस वजह से इसको बैटरी बनाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफ़ी पावरफुल एसिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा क्या है कि सही आंसर जाएगा सल्फ्यूरिक एम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है
रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। ठीक है, एक हाइपो है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका उपयोग फोटोग्राफी के में किया जाता है, उस कंपाउंड का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, बी है आपका सोडियम थायोसल्फेट, और सी है सोडियम फॉस्फेट, और डी है सोडियम नाइट्रेट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। तो याद रखना है कि वो हाइपो जिसका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, Na2S2O3 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, Na2S2O3 ये आपका क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है, और इसी का उपयोग आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो पूछा है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा यौगिक है, कंपाउंड सॉरी एलिमेंट है ना, जो कि आपका सबसे अधिक तत्व बनाता है किसके साथ मिल करके, और सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिल करके। तो कौन सा ऐसा तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन बोल रखा है, बी है आपका सिलिकॉन है, सी है आपका कार्बन, और डी है नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, तो ये सब बहुत सारे जो है कि कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, तो ये कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ मिल करके, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन का, चैन, लंबी चैन बनाने का, तो इस वजह से ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बना लेता है, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके बहुत सारे सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं ना, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने की ये क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, कोई एक रासायनिक यौगिक है तो उसका सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन, और डी है अणु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अणु बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी अणु। ठीक है, तो एटम क्या होता है, एटम हमारा परमाणु होता है। ठीक है, जब एक एटम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि परमाणु बोलते हैं। जब ऐसे ऐसे क्या है, 2-3 एटम जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु से बड़ा साइज आपका किसका होता है, तो परमाणु से बड़ा साइज जो होता है अणु का होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एटम का, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक क्या है, एटम है। ठीक है, अणु में बात करें तो H2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अणु हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम मिल करके एक अणु का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका H2O, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, ये हमारे हो जाएंगे आपका क्या कि अणु के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका जैसे ऑक्सीजन अलग से ले लो तो वो परमाणु हो गया। ठीक है, तो ये परमाणु और अणु में आपका अंतर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, तो एक एटम में जो नेगेटिव चार्जेज होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंतर्गत अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, वही प्रोटॉन आपका सेंटर में होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज से इसको इंडिकेट करते हैं और लिखते हैं, इसके लिए पी है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परमाणु, अणु और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। ठीक है, जो गन पाउडर होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये जो गन पाउडर होता है वो सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। ठीक है, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले के मिश्रण को गन पाउडर बोला जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका रेलवे द्वारा पूछी गई हैं NTPC के एग्जाम में। ठीक है, और ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है कि गन पाउडर जो है कि आपको याद रखना है, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमने नियरली इसमें 16 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएं कि और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाएं इसी से रिलेटेड, तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।